हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएसपी क्लासेस। माई सेल्फ संपदा मिश्रा और डिस्कस करेंगे आज एनसीएफ जो कि आपका सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके सीडीपी सेक्शन का। बट सीडीपी के अलावा और भी जो आपके 4 सब्जेक्ट्स हैं उसमें भी आपको 1-2 नंबर के क्वेश्चन एनसीएफ से देखने को मिल जाते हैं। अब आज ही अपनी एग्जामिनेशन अपने जो पुराने पेपर्स हैं उसको उठा के देखें, एनसीएफ से आपको क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे। तो आज इसी पे चर्चा करते हैं, आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। नेशनल क्यूरिकुलम फ्रेमवर्क, जिसे एनसीएफ का मतलब होता है नेशनल क्यूरिकुलम फ्रेमवर्क में से एक ढांचा है। तो ये क्या है, फ्रेमवर्क क्या है? ये हमारा तीसरा फ्रेमवर्क रहा है और ये क्या होता है, ये एक तरीके की गाइडलाइंस होती हैं हमारे एजुकेशन सेक्टर को और भी बेहतरीन बनाने के लिए। तो ये एक तरीके की गाइडलाइंस है। इस हमारे एनसीएफ 2005 में क्या क्या कहा गया है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। पहले मैं आपको बता दूं कि ये हमारा 4th एनसीएफ रहा है। इससे पहले फर्स्ट एनसीएफ हमारा आया था 1975 में, उसके बाद हमारा सेकेंड एनसीएफ जो मेरा आया था वो 1988 में आया था, थर्ड एनसीएफ आपका आया था 2000 में, है ना। तो ये 3 फ्रेमवर्क के बाद ये हमारा 4th एनसीएफ है जो कि एनसीएफ 2005 है। ये बात भी आप याद रखेंगे। इसके हेड कौन थे? इसके हेड थे प्रोफेसर यशपाल। जी हाँ, वही प्रोफेसर यशपाल जिन्होंने बिना बोझ के शिक्षा की बात कही हुई थी कि यशपाल जी ने, तो वही यशपाल जी इसके जो हेड थे। ये बेस्ड किसकी है? एनसीएफ 2005 किसके बेस पे है? ये बेस्ड है लर्निंग पे, लर्निंग विदाउट बर्डन जो कि यशपाल जी ने ही दिया था, लर्निंग विदाउट बर्डन, और एनपीई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 में जो आई हुई थी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ये उस पे डिपेंडेंट है। मीन्स इस पे 2 बेसिस पे है, लर्निंग विदाउट बर्डन और एनपीई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986। इज दैट क्लियर? नाउ अब हम क्या करेंगे, यहाँ ये प्रिपेयर कौन करता है इसको, इस एनसीएफ को कौन प्रिपेयर करता है? ये एनसीईआरटी द्वारा प्रिपेयर किया जाता है। आपको एक और बात बता दूं कि एनसीईआरटी की तरह ही एक एनसीटीई आप जानते होंगे, एनसीटीई। तो अक्सर ऑप्शन में ये भी आता है कि प्रिपेयर कौन करता है, एनसीईआरटी, सेकंड ऑप्शन एनसीटीई। तो आप थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि करें क्या। तो एनसीटीई जो है वो टीचर एजुकेशन के लिए, टी मतलब टीचर एजुकेशन के लिए है। और ये जो है आपका एनसीएफ जो हो रहा है वो पूरे फ्रेमवर्क को ही एक तरीके का पूरा फ्रेमवर्क है एजुकेशन को, एजुकेशन पॉलिसी को, एजुकेशन को और भी बेहतर बनाने का एक तरीके की गाइडलाइंस है। तो ये आप एनसीटी पे कभी टिक नहीं करेंगे कि टीचर एजुकेशन के लिए, टीचर्स के लिए, टीचर्स के एजुकेशन के लिए है, ठीक है। तो आप ये एनसीटी को कौन प्रिपेयर करता है? एनसीटी को एनसीटीई ही प्रिपेयर करती है और ये एनसीएफ को एनसीईआरटी प्रिपेयर करती है। अब हम बात करते हैं आपसे कि ये हमारा, पहले तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, ये 4th क्यूरिकुलम फ्रेमवर्क है और इसका उद्देश्य क्या होगा? इसका उद्देश्य होगा कि बच्चों के जो विद्यालयी जीवन को उसके बाहरी जीवन से जोड़ना, बच्चों के विद्यालयी जीवन को बाहरी जीवन से जोड़ना इसका मेन उद्देश्य होगा। कि जो आप बच्चे को जो भी पढ़ाते हैं उसको उसके बाहर की दुनिया से रिलेट करके अगर आप पढ़ाएंगे तो उसके अंदर ज़्यादा ही उसको समझ में आएगा, उन चीज़ों को वो अच्छे से समझ पाएगा। यही इस फ्रेमवर्क में टोटल कंक्लूजन यही है कि वो यही इनका उद्देश्य रहा है। अब हम चलते हैं कि ये बताने कि एनसीएफ किससे ये लिया गया है। रचनावाद पे ये पूरी तरीके से इंस्पायर्ड है, रचनावाद से, कंस्ट्रक्टिविज्म से ये पूरी तरीके से इंस्पायर्ड है। ये कहता है कि टीचर एक तरीके से फैसिलिटेटर का काम करेगा, टीचर सुविधादाता का काम करेगा। टीचर वो बच्चों के बीच में खड़ा रहेगा, तब तक वो नहीं बोलेगा जब तक कि उसकी ज़रूरत न रहे। जब उसकी ज़रूरत रहेगी तो वो वहाँ ज़रूर बोलेगा, लेकिन उससे पहले बच्चों को ये करने दिया जाए, बच्चा खुद से करने की कोशिश करे, बच्चे को खुद से क्रिएट करना है चीज़ों को, बच्चे को इस लायक आपको बनाना है कि बच्चा खुद से कुछ नया करने की उसके अंदर एबिलिटी आ सके। तो वो पूरी तरीके से कंस्ट्रक्टिविज्म से इंस्पायर्ड है। टीचर एक फैसिलिटेटर का काम करेगा, ये भी आपके क्वेश्चन में आता है कि टीचर का कार्य क्या होता है। तो ऑप्शन में आपके आता है टीचर की सुविधा, एक सुविधादाता के रूप में। तो ये सब ऑप्शन जब आएंगे तो तुरंत टिक करिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चंस, ये जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके एग्जाम में उनसे रिलेटेड कहीं ना कहीं से आपके किसी न किसी सब्जेक्ट में ज़रूर क्वेश्चन आएंगे। अब मैं बता दूं आपको कि कंस्ट्रक्टिविज्म जो लिया गया वो टैगोर का एसे था, एक सिविलाइजेशन एंड प्रोग्रेस, सभ्यता और विकास। इसके 2 की एलिमेंट हैं, सभ्यता, सिविलाइजेशन एंड प्रोग्रेस का 2 की एलिमेंट है, एक क्रिएटिव स्पिरिट एंड जॉय या फिर हैप्पीनेस। उन्हीं से, इसी से, यही जो कंस्ट्रक्टिविज्म है यहीं से लिया गया है, यहीं से इसकी शुरुआत यहीं से हुई थी, टैगोर्स के एस्से से, ठीक है। इसमें क्या होता है, क्रिएटिव रहेगा बच्चों के अंदर, हमें वो क्षमता डेवलप करनी है कि वो खुद से कुछ नया सोचे,
क्रिटिकल माइंड का हो, क्रिटिकल माइंड उसके दिमाग में क्रिएटिविटी आए, अलग अलग तरीके की चीज़ें सोचे, ठीक है। तो वहाँ पे हमको बच्चों को उस तरीके का बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे इस एनसीएफ में यही बात आपको बार बार एक ही चीज़ें कही जाएंगी इसके लिए। अब यहाँ पे हम कुछ 5 गाइडलाइंस हैं हमारे एनसीएफ के। 5 गाइडलाइंस में फर्स्ट है टू शिफ्ट स्टूडेंट्स फ्रॉम रोट मेथड। बच्चों को रोट मेथड से, रटने वाली जो आपका तरीका है कि रट लीजिए, जो चीज़ें नहीं आती हैं उसको बच्चे रट लेते हैं, तो रटने वाले तरीके से हमको उन्हें हटाना है, उनको इस तरीके से पढ़ाना है, इस तरीके से समझाना है कि बच्चों को रटने की ज़रूरत ना पड़े, वो उन चीज़ों को समझें और समझ के उसको, अगर वो समझ के उन चीज़ों को धारण करेंगे तो वो बहुत ही अच्छे से उनको आएगा और हमेशा के लिए रहेगा, वो भूलेंगे नहीं। तो रोट मेथड से बच्चों को अलग करना है। अब बच्चों को रोट मेथड से अलग कैसे करेंगे? जब हम उनको उनके बाहरी दुनिया से जोड़ेंगे, जो कि हमारा उद्देश्य रहा है। जब हम उनको बाहरी दुनिया से जोड़ेंगे, उनको कोई चीज़ उनको रिलेट करके बताएंगे, तो बच्चे बहुत ही अच्छे से समझेंगे। आपने अगर मैथ्स का कोई टॉपिक लिया, आपने किलोग्राम ग्राम बताया कि वेट हम किलोग्राम ग्राम में मेज़र करते हैं, तो बच्चा तब तक उसको रटेगा, तब तक वो ऐसे ही कहेगा हाँ हाँ सर ने बताया था किलोग्राम ग्राम में करते हैं। जब उसको हम बताएंगे कि सब्जी के शॉप पे आप जाते हो तो वहाँ पे सब्जी भी आप अगर लेते हो तो किलोग्राम, वहाँ पे किलोग्राम के बाट रखे जाते हैं, उसकी ज़रूरत कहाँ पड़ती है, आप उससे वो चीज़ें करके दिखाओगे, बताओगे, तो वो चीज़ें वो बड़े अच्छे से समझेगा, वो इन चीज़ों से लगेगा, उसे मालूम चलेगा कि हाँ इसका हमारे दैनिक जीवन में भी उपयोग है। तो बच्चों को ये चीज़ें ज़रूर कोरिलेट करके बतानी चाहिए कि हाँ इसका किस चीज़ों से हमारे लिए कैसे ये उपयोगी सिद्ध होगा, तो वो चीज़ें बच्चा बड़े ही अच्छे तरीके से समझेगा। अब ये आपका रोट लर्निंग से बच्चे को दूर करनी है, ये भी आपके ऑप्शन में अक्सर करके आता है, बच्चों को रटाना चाहिए। आप देखे होंगे क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि बच्चों को रटाना चाहिए, बच्चा रट ले तो बेहतर होगा, तो वो आप उस आंसर को तुरंत उसको क्रॉस कीजिए, क्योंकि एनसीएफ ने इसको बिल्कुल भी समर्थन नहीं दिया है। आप रोट मेथड से बच्चे को एकदम अलग रखेंगे। रोट मेथड तो होना नहीं चाहिए, बच्चे को मीनिंगफुल लर्निंग देनी है, उसका क्या मतलब है, उसकी क्या चीज़ें हैं, वो बच्चे को पता होनी चाहिए, वो रटे नहीं। और रटेगा तो ऑब्वियस है बच्चा बोर होगा, और हमें बच्चे को बोर नहीं करना है, ठीक है। तो ये चीज़ों का ध्यान रखना है। सेकंड ऑप्शन में, सेकंड मेरा क्या है, कनेक्टिंग देम टू लाइफ आउटसाइड। ये मैंने पहले भी बोला कि उन्हें दूसरे बाहर की दुनिया से बच्चे को जोड़ा जाए। हमारा मेन उद्देश्य है बाहर के दुनिया से बच्चे को जो, उसे हम कुछ ड्रामा करके दिखाएं, कुछ एक्टिविटी करके दिखाएं, ताकि बच्चा, अगर हम कोई नैतिक बातें भी सिखाना चाहते हैं बच्चे को, तो वैसे तो वो बोर होगा, रटेगा बस उन चीज़ों को, हाँ सर ने कहा था कि ये चीज़ें करनी है, मैम ने कही थी ये चीज़ें करनी, तो बड़े क्या कहते हैं, बहुत ही बिना मन के वो काम करेगा कि हाँ ये। बट अगर हम ड्रामा करके कोई दिखाएं, कोई एक्टिविटी करके दिखाएं, तो उसको लगेगा कि हाँ यहाँ पे इसकी वजह से ये चीज़ें हो रही थी, तो वो ड्रामा करके वो चीज़ों को देख के सीखेगा, तो बहुत ही अच्छे तरीके से सीखेगा, बहुत ही अच्छे से कर पाएगा। जब हम ऑडियो विजुअल कोई चीज़ करते हैं, तो आप तो जानते हो ऑडियो विजुअल कोई चीज़ करते हैं तो बच्चा और मन से, आपके साथ भी ये चीज़ें होती हैं। अगर हम और आप मूवीज़ में हिस्ट्री का कोई चीज़ देखते हैं तो हमें बड़े अच्छे से याद रहता है, बहुत दिन तक याद रहता है, क्योंकि हम और आप इंटरेस्ट लेते हैं उससे। वैसे ही बच्चा भी इंटरेस्ट के साथ चीज़ों को जानना चाहता है। आप देखते होंगे बच्चे कार्टून्स में बहुत मन लगाते हैं, क्योंकि वो चीज़ों को देखते हैं, उसमें उनका इंटरेस्ट आता है, और उनको कार्टून्स में कैसे बोलते हैं, कैसे क्या कहते हैं, उनकी कही गई बातें उन्हें बड़े अच्छे से याद रहती हैं। तो बच्चे के साथ यही होता है। आप अगर बच्चे को आनंद दिला के, उन्हें खुश करके पढ़ाएंगे, उन्हें बता के समझा के बताएंगे, तो वो खुशी खुशी जब पढ़ेंगे तो वो चीज़ें उनको बहुत जल्दी से याद हो जाएंगी। तो यहाँ पे यही है कि उन्हें बाहर की दुनिया से जोड़ना है, ठीक है। अब यहाँ क्या है, थर्ड है, एग्जामिनेशन शुड बी मोर फ्लेक्सिबल। जो आपका एग्ज़ाम होना चाहिए वो फ्लेक्सिबल मोड में, जैसा कि आप सभी जानते हो अब तो शुरुआत हो गई, FA हो रहा है, SA हो रहा है, तो एग्जामिनेशन को फ्लेक्सिबल मोड में रखना है, बहुत ही ज़्यादा बच्चों पे बर्डन नहीं देना है, इसीलिए अलग अलग पार्ट वाइज एग्जामिनेशन भी होते हैं, ठीक है। तो एग्जामिनेशन को फ्लेक्सिबल मोड में रखना है और बच्चे को पूरा उसका सर्वांगीण विकास करना है बच्चे को, ठीक है। तो बच्चे का सर्वांगीण विकास करना, तो एग्जामिनेशन में मार्क्स भी उसके अकॉर्डिंग ही दिए जाएंगे। बच्चे का अगर गेम में अच्छा है तो गेम देखा जाएगा, बच्चा अगर डांस में अच्छा है तो जिस चीज़ में अच्छा है उसकी क्रिएटिविटी हर चीज़ देखी जाएगी। तो बच्चे का सर्वांगीण विकास करने की बात यहाँ पे की गई है, तो इन चीज़ों का भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। फोर्थ है आपका क्यूरिकुलम बेस्ड लर्निंग। यहाँ पे क्या है कि मल्टीपल टाइप की एक्टिविटी कराई जाएगी, अलग अलग तरीके की एक्टिविटी की, देखा जाएगा कि बच्चा किस चीज़ में बेहतर है,
ठीक है। तो मल्टीपल टाइप की एक्टिविटीज़ करा के हम ये भी देखेंगे कि इस बच्चे का मन कहाँ कहाँ लग रहा है, इससे ये हमें फ़ायदा मिलेगा। और साथ में क्यूरिकुलम बेस्ड लर्निंग होनी चाहिए, एक्स्ट्रा क्यूरिकुलर एक्टिविटीज़ भी कराई जाती हैं क्लास स्कूल्स में, और उसके अकॉर्डिंग भी आपको देखा जाता है कि बच्चा किस ग्रेड में जा रहा है, अलग अलग ग्रेडिंग सिस्टम लगाया जा रहा है। तो ये क्यूरिकुलम एक्टिविटी, क्यूरिकुलम बेस्ड लर्निंग होगी, ये NCF 2005 ये बातें कहता है। फिफ्थ क्या है आपका? फिफ्थ है नर्चरिंग ऑन ओवर राइडिंग आइडेंटिटीज़ नेशनल वैल्यूज़। मीन्स यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि बच्चा बाहर की दुनिया से सामंजस्य स्थापित करके, बाहर की दुनिया से अपने आप को जोड़ के अपने राष्ट्र के लिए कुछ अच्छा कर सके। हमें बच्चे में ये डालना है कि वो बच्चा उस अपने आप को बाहर की दुनिया से जोड़ के, चीज़ों को समझ के और अपने राष्ट्र के लिए हितकारी सिद्ध हो। तो इन बातों का हमको ध्यान रखना है। ये नेशनल NCF 2005 का फिफ्थ स्टेटमेंट है। ये 5 गाइडिंग लाइंस हैं जिससे भर भर के क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में मिलेंगे। एग्जामिनेशन में आपको इन यही सब लाइंस अक्सर करके आपको मिलेंगी। आप या फिर घुमा फिरा के बातें कहती हैं, लेकिन हाँ बातें वही रहती हैं। तो जो भी आज मैंने कहा उस पर आप बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा, क्योंकि बातें यही रहेंगी, यही सारी बातें हैं, अलग तरीके से घुमा के कही जाएंगी। तो वहाँ पर आपका कॉमन सेंस काम आएगा और आप बड़े ही अच्छे से करेंगे। यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि लैंग्वेज के बारे में, तो लैंग्वेज जो NCF है वो 9 सब्जेक्ट्स के बारे में बात करता है, 9 सब्जेक्ट के बारे में बात करता है। तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहली बात कि प्राइमरी सेक्शन के लिए अगर मैं कहूँ तो प्राइमरी सेक्शन के लिए तो सीधे यही बोलते हैं कि आप मदर टंग पे फोकस कीजिए, बच्चे के मदर टंग में ही पढ़ाइए। अगर प्राइमरी सेक्शन में आप पढ़ा रहे हैं तो बच्चे को मदर टंग में ही पढ़ाइए, उनकी मातृभाषा में ही पढ़ाइए। इससे ये होता है कि बच्चा अगर अपनी मातृभाषा में पढ़ेगा तो वो और अच्छे से और जल्दी सीख पाएगा। इसलिए ये कहा जाता है कि प्राइमरी में उन्हें मदर टंग में ही पढ़ाया जाए। साथ में NCF 3 लैंग्वेज फार्मूला को भी अप्लाई करता है, वो 3 लैंग्वेज फार्मूला को भी सपोर्ट करता है। 3 लैंग्वेज फार्मूला डॉक्टर DS कोठारी जी ने दी थी। उसमें क्या है कि पहला तो ये कि बच्चे को मदर टंग, वो अपना मदर टंग जाने, मातृभाषा का ज्ञान हो। सेकेंड, उसे हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक, अगर उसकी मातृभाषा हिंदी है तो वो इंग्लिश जाने, ठीक है। और तीसरी ये कि कोई भी मॉडर्न लैंग्वेज उसे आनी चाहिए, या फिर कोई भी मॉडर्न लैंग्वेज के अलावा उसे इंग्लिश का भी ज्ञान दिया जाए। यहाँ पे ये बोला जा रहा है, तो ये इसे भी सपोर्ट करता है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। क्लास के लिए आइडियल टाइम क्या दिया हुआ है? 35 मिनट्स का आइडियल टाइम दिया हुआ है NCF में, कि 35 मिनट्स की क्लासेस आपके लिए वो आइडियल समय होता है। उसके बाद सबका दिमाग, बच्चों का दिमाग भटकने लगता है, तो 35 मिनट्स ही पीरियड्स रहें तो बेहतर रहेगा, बच्चे का मन उसमें लगा रहेगा। तो 35 मिनट्स की ही पीरियड वो दे रहा है इसको। और साथ में आपको मैं बता दूं कि ये मल्टीलिंगुअलिज्म को सपोर्ट करता है NCF, मल्टीलिंगुअल बहुभाषिता को सपोर्ट करता है। बहुभाषिता क्या होती है? हम देखते हैं हमारी क्लासेस में अलग अलग जगहों से अगर बच्चे आते हैं तो अलग अलग लैंग्वेज वो बोलते हैं। तो इससे क्या होता है, अलग अलग लैंग्वेज को वो सपोर्ट इसलिए करता है क्योंकि बच्चों को अलग अलग भाषाओं का भी ज्ञान होगा, तो उसे एज अ सोर्स लेता है वो एक स्रोत के रूप में कि बच्चे अलग दूसरी भाषाओं को भी सीख पा रहे हैं। इसलिए मल्टीपल लैंग्वेज, ये जो मल्टीपल लैंग्वेज को ये क्या करता है, सपोर्ट करता है। इसे मल्टीलिंगुअलिज्म कहते हैं। तो NCF इन चीज़ों को सपोर्ट करता है। तो ये आपको मैंने जानकारी दी NCF के बारे में। NCF से इसमें से ही आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे बड़े ही इजीली, और है तो बहुत बड़ा, बट ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, आपके एग्जामिनेशन के लिए बेहतर होगा। तो NCF आपका कंप्लीट होगा। नेक्स्ट वीडियो में कम समय का ही आपका RT 2009 का होगा, तो आप बने रहिएगा। और मैंने आज ही आपको एक और वीडियो आपको अपलोड की हुई थी, तो ये आपका नंबर सिस्टम पे, तो उसे ज़रूर देखें। और नंबर सिस्टम पे और भी वीडियोस आएंगी, और आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहें। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। और जो भी अगर कहीं से भी कोई इशू आते हैं तो कमेंट्स ज़रूर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।